नमस्कार, मैं दीपक शर्मा और मेरे YouTube मंच पर आपका स्वागत है। दोस्तों, पिछले 6-7 महीनों से मोदी जी एक बात को लेकर बहुत परेशान हैं और ये बात ये है कि मोदी जी को चुनाव में कोई बड़ी जीत हासिल नहीं हो रही और शायद मोदी जी की जो अब तक सबसे बड़ी ताकत थी वो कमज़ोरी बनती जा रही है। शायद इसीलिए उत्तर से लेकर और दक्षिण तक बीजेपी को, मोदी जी को हार ही हार मिली। और इस बीच जो छोटे मोटे इलेक्शंस हैं, बाई इलेक्शंस हैं, लोकसभा के, विधानसभा के, देश भर में ब्रांड मोदी भी वहाँ पिटता चला गया। अब मोदी जी के इसी कमज़ोर होते हुए ब्रांड को लेकर बीजेपी के भीतर भी बेचैनी है, कहीं कहीं तो बगावत की नौबत है। और उधर आरएसएस चीफ मोहन भागवत, उनके माथे पर भी चिंता की लकीरें दिख रही हैं और कहने वाले कह रहे हैं कि शायद आरएसएस प्लान बी की तरफ बढ़ रहा है। और इसीलिए आज का सवाल है कि क्या आरएसएस, क्या संघ मोदी जी का विकल्प ढूंढ रहा है? और अगर 2024 में मोदी जी 300 से गिरकर 250 से भी नीचे चले गए, 220, 230 पर आए, तो क्या मोदी का विकल्प गडकरी होंगे, राजनाथ सिंह होंगे? अभी जो ग्राफिक्स आप देख रहे हैं, इसमें जो आप फिगर देख रहे हैं, इसके पीछे वो सर्वे हैं जो कांग्रेस के हैं, वो सर्वे हैं जो आरएसएस के हैं, वो सर्वे हैं इंटरनल जो बीजेपी के हैं। और सारे सर्वे कहीं ना कहीं एक इशारा तो करते हैं कि मोदी जी जो 2019 का पीक था 300+ सीट्स, शायद इस बार उसको दोहराना बहुत मुश्किल होगा। आप यूँ कह सकते हैं कि काट की हांडी बार बार नहीं चढ़ती, सर्जिकल स्ट्राइक का बार बार असर नहीं होता है। और शायद इसीलिए जो फिगर्स आ रहे हैं, उसी फिगर्स पर मैंने ये आपको आंकड़ा दिया है कि अगर 200 से 230 सीट आती हैं, 200 से 200 सीट मोदी और शाह लेके आते हैं, तब उनको ज़रूरत होगी तकरीबन 72 से 40+ सीट्स की। और ये जो 40+ सीट्स है, मैंने पहले भी कहा, कोई देने को तैयार नहीं है। और इसीलिए सवाल कि क्या आरएसएस मोदी का विकल्प ढूंढ रही है? क्या आरएसएस सत्ता के रथ से, जी हाँ, बीजेपी के सत्ता के रथ से घोड़ा बदल सकती है? अब दोस्तों, आज इस बड़े सवाल से मैं पर्दा उठाने जा रहा हूँ। आप कह सकते हैं कि 2024 को लेकर जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या मोदी का रिप्लेसमेंट ढूंढा जा रहा है? क्या कोई प्लान बी है आरएसएस में? और आपको जान के ताज्जुब होगा कि 2019 में भी आरएसएस प्लान बी पे काम कर रही थी। जिस वक्त मोदी 2018 में छत्तीसगढ़ हारे थे, तेलंगाना हारे थे, मध्य प्रदेश हारे थे, राजस्थान हारे थे, उस वक्त प्रणब मुखर्जी और आडवाणी की उड़ीसा में बातचीत हो रही थी। उसके बाद प्रणब मुखर्जी मोहन भागवत से मिले और बात हो रही थी प्लान बी की कि अगर मोदी बहुमत नहीं ला पाए तो इस रथ पर घोड़ा कौन होगा। और आज इस बड़े राज से पर्दाफाश मैं नहीं करने जा रहा, आरएसएस के एक जाने माने चिंतक, जी हाँ, दिलीप देवधर करने जा रहे हैं। कैमरे पर बोलेंगे और आप उनको सुनेंगे। और ये एक ऐसी कहानी, ये एक ऐसा एक्सरे है जो शायद आरएसएस और बीजेपी के भीतर इस एक्सरे को बहुत कम लोगों ने देखा है। अब दिलीप देवधर जो हैं, ये जाने माने चिंतक हैं, कई किताबें इन्होंने आरएसएस पे लिखी हैं। आरएसएस के जो प्रमुख रहे देवरस, उनके बड़े खास माने जाते थे। नागपुर में रहते हैं, आरएसएस के मुख्यालय से कुछ दूरी पर, और अंदर की खबर रखते हैं। और आज बड़ी मुश्किल से इस सवाल पर मैंने इनको मनाने की कोशिश की और मैं इनका शुक्रगुजार हूँ कि ये कैमरे पर आने को तैयार हो गए। क्योंकि जब मोदी का नाम आता है, अमित शाह का नाम आता है, गुजरात लॉबी का नाम आता है, तो बीजेपी से लेकर आरएसएस तक ऑफ द रिकॉर्ड भी बहुत कम लोग बात करते हैं। इसलिए दिलीप देवधर के एक एक शब्द को गौर से सुनिए। पहला सवाल देवधर साहब आपसे मेरा ये है कि क्या प्रणब मुखर्जी पूर्व राष्ट्रपति और मोहन भागवत के बीच में, जब वो वार्षिक उत्सव में आए थे 2018 जून में, क्या प्रणब मुखर्जी और
मोहन भागवत के बीच में बातचीत हुई थी और उस बातचीत में दो बातें करी गई थी। एक कि भागवत जी की छवि एंटी मुस्लिम है, मुसलमानों के खिलाफ है, ऐसी छवि है उनकी। और दूसरा कि अगर सीटें कम आती हैं 2019 में तो नेतृत्व परिवर्तन पे विचार हो सकता है, एक वैकल्पिक सरकार बनाने का, एक ऑल्टरनेट ढूंढने पर विचार हो सकता है। दिलीप साहब। जनवरी 2018 को ओडिशा में मीटिंग के बाद में पूर्व राष्ट्रपति यानी प्रणब मुखर्जी संघ के समारोह कार्यक्रम में नागपुर में आए थे। उस समय उनकी और मोहन जी की बड़ी खुलकर बातचीत हुई। बातचीत का एक बिंदु ये था कि मुखर्जी ने बतलाया कि हम सब लोग जानते हैं कि डॉक्टर हेडगेवार जी कांग्रेस के थे, आरएसएस, आप हेडगेवार जी ये कहाँ पे भी एंटी मुस्लिम नहीं है, आप तो हिंदुओं का संगठन कर रहे, किंतु आपके बारे में जो परसेप्शन बना हुआ है कि आप एंटी मुस्लिम हो, जिसकी वजह से आपकी छवि डैमेज होती है। तो हमारे जैसे लोग चाहेंगे मोहन जी कि भाजपा की जैसी छवि दुरुस्त हो चुकी है, सब पॉलिटिकल पार्टी भाजपा के साथ में बैठ सकती है, तो संघ की यह जो गलत छवि है यह अगर दुरुस्त होती है और संघ एंटी मुस्लिम नहीं है, यह हम जानते हैं, किंतु यह स्पष्ट होता है तो भविष्य के राजनीति के लिए या देश के लिए बड़ा एक अच्छा पॉइंट होगा। ये प्रणब मुखर्जी ने, आई जस्ट वांट टू करेक्ट यू, आपने ये कहा कि प्रणब मुखर्जी की मोहन भागवत से 2018 नागपुर में बातचीत हुई और उन्होंने कहा मोहन भागवत से कि आपकी छवि एंटी मुस्लिम है, इसलिए बाकी पार्टियों को परहेज है। तो इस पर आरएसएस के जो प्रमुख हैं मोहन भागवत वो माने। आगे बोलिए बा, अगर मेरी बात से सहमत है। तो उन्होंने बताया हम एंटी मुस्लिम नहीं है, किंतु छवि गलत है, ये दुरुस्त करने का हम निश्चित प्लान करेंगे, काम करेंगे। दूसरा पॉइंट चर्चा में आया कि भारत की सभी राजकीय पार्टी और भाजपा संघ का दृष्टिकोण क्या है। तो सरसंघ चालक जी मोहन जी ने स्पष्ट किया कि भाजपा हमारे साथ काम कर रहा है, उनकी हमारी इक्वेशन है, ये सच्चाई है, किंतु इसका रीजन है कि वो भी हमको ऑनर करते, हम उनको ऑनर करते, बोथवे ट्रैफिक है, किंतु बची हुई पॉलिटिकल पार्टी उनका और हमारा, हमारे साइड से हम कोई भी पॉलिटिकल पार्टी के विरोध में नहीं है, और उनका और हमारा संपर्क बढ़ता है तो हम स्वागत करेंगे। संघ यानी भाजपा यह इक्वेशन संघ ने कभी भी रखा हुआ नहीं है, हमको मंजूर नहीं है। संघ यानी भारत की सभी पॉलिटिकल पार्टी यही छवि या यही कार्य या यही दृष्टिकोण संघ के प्रारंभ से लिया हुआ। जी, मतलब आपका कहना है कि जैसे इंदिरा गांधी के टाइम जब इमरजेंसी लगी थी और आरएसएस फ्लेक्सिबल हुआ था, और फिर कम्युनिस्ट पार्टी हो चाहे बाकी सोशलिस्ट पार्टी हो, उनके साथ आरएसएस एक नए तरीके से जनता पार्टी के रूप में वो खड़ा हुआ आरएसएस, यानी आरएसएस फ्लेक्सिबल हो सकता है। प्रणब दा तो अब इस दुनिया में नहीं रहे और मोहन भागवत जी बोलते नहीं इस तरह की बातें, तो सवाल ही नहीं उठता है। वो हमेशा इस बात पर कोई भी सहमति नहीं देंगे, वो कहेंगे गलत है इस तरफ। मैं एक चीज और जानना चाह रहा हूं, क्योंकि आप आरएसएस को बरसों बरस से देख रहे हैं, मेरी उम्र से कहीं ज्यादा आपकी स्टडी है आरएसएस पे, और आप देवव्रत साहब के साथ भी रहे थे। नागपुर में आप रहते हैं, आरएसएस के हेडक्वार्टर के एकदम करीब में रहते हैं आप सारी चीजें जानते हैं हथेली की तरह। नरेंद्र मोदी को भी आपने आगे बढ़ते हुए देखा होगा, मोहन भागवत को भी आपने आगे बढ़ते हुए देखा होगा, आपके साथ कई लोग होंगे। मैं एक चीज ये पूछना चाह रहा हूँ, दैट इज योर ओपिनियन, आपकी ओपिनियन जानना चाह रहा हूँ। प्रणब मुखर्जी और मोहन भागवत में जो भी बात हुई उससे थोड़ा परे हटके, क्या आपको लगता है कि अगर 230 सीटें 225 सीटें आई, ऐसे में बहुत पॉइंटेड क्वेश्चन है और अब मैं आपका एक ओपिनियन जानना चाह रहा हूं कि क्या आरएसएस फ्लेक्सिबल हो सकता है? क्या नितिन गडकरी को अगर ममता बनर्जी या उद्धव ठाकरे कहे कि हम भाई मोदी को समर्थन नहीं देंगे, नितिन गडकरी को दे सकते हैं, ये मॉडरेट फेस है। हम राजनाथ सिंह को दे सकते हैं, ये वाजपेयी मॉडल के लोग हैं। अगर 230 सीटें हुई तो क्या नितिन गडकरी या राजनाथ, इनके बनने पर
संघ की सहमति हो सकती है सरकार बनाने की, और क्या फिर संघ राजी हो सकता है इस नाम पे? नितिन गडकरी, राजनाथ, और भी कोई नाम हो सकते हैं। बहुत पॉइंटेड क्वेश्चन है और पॉइंटेड जवाब चाह रहा हूं आपसे। मैं ये पॉइंटेड जवाब ये दे रहा हूं कि भारत भर के संघ कार्यकर्ता इस भूमिका में या इस मूड में है कि 2024 का इलेक्शन हम अच्छी मार्जिन से जीतेंगे और 2047 तक सत्ता में रहेंगे। तो ये तो थिंकिंग है, ये तो मैं दिलीप साहब, मैं थिंकिंग की बात नहीं कर रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि अगर ऐसी सिचुएशन आती है देन व्हाट? क्योंकि आपने अभी प्रणब मुखर्जी की बात बताई, यहां से एक सप्लीमेंट्री क्वेश्चन मैंने कहा कि 230 पर क्या नितिन गडकरी या राजनाथ सिंह जैसे लोगों पर विचार कर सकता है, संघ की सहमति हो सकती है? इसका बड़ा सिंपल पॉइंट है कि अगर सफिशिएंट संख्या नहीं आई, और सफिशिएंट संख्या ना आना, ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन का जवाब दे रहा हूं, और मोदी जी अगर पंतप्रधान नहीं बनते तो दूसरा व्यक्ति पंतप्रधान बनने के लिए संघ क्या भूमिका लेगा? तो संघ की भूमिका हमेशा कंस्ट्रक्टिव रहेगी। अच्छा सरकार होना चाहिए, समर्थ समृद्ध भारत होना चाहिए, और अलग अलग लोगों का स्वागत, नेतृत्व का स्वागत, पॉलिटिकल पार्टी का हमेशा स्वागत संघ करेगा। ये मेरा पढ़ाई, ये मेरा अप्रोच है। मैं कह रहा हूं कि अगर सीटें कम रह जाती हैं, नितिन गडकरी को क्या आगे बढ़ाया जा सकता है? क्या नितिन गडकरी या राजनाथ सिंह या कोई और कद्दावर नेता बीजेपी से निकलता है, क्या विकल्प बन सकता है? और क्या संघ ऐसी स्थिति पर तैयार हो सकता है? मैं सिर्फ ये पूछ रहा हूं आपसे। तो मैं आपको ये जवाब दे रहा हूं कि भारत की जितनी पॉलिटिकल पार्टीज है उनमें से चारित्रवान, निष्कलंक, राष्ट्रभक्त कोई भी नेता अगर सामने आता है और देश का नेतृत्व करने के पोजीशन में जाता है तो संघ परिवार खुले दिल से उनका स्वागत करेगा। वो आदमी भाजपा का है या राष्ट्रवादी कांग्रेस का है, बंगाल का है या तमिलनाडु का है, ये भेद संघ करेगा नहीं। संघ सबका खुले दिल से स्वागत करेगा। मैं समझ गया दिलीप जी, आप उम्र में बहुत बड़े हैं, बहुत सीनियर हैं। मैं तो बहुत आपके साथ बहुत ही कम उम्र हुए और तजुर्बे में आपसे मैं बराबरी कभी कर ही नहीं सकता हूँ। लेकिन एक चीज है, आपने सवाल को थोड़ा गोल मोल जवाब दिया आपने और मैं ये समझ रहा हूं कि जो, अगर मैं गलत हूं तो मुझे आप टोक दीजिएगा, आपका ये कहना है कि आरएसएस फ्लेक्सिबल होगा अगर सीटें कम होती हैं। इज इट राइट? आरएसएस फ्लेक्सिबल है शुरू से ही, और आरएसएस हर समस्या का राइट आंसर ढूंढता, ये मेरा स्टैंड है। ढूंढेगा, यानी कोई भी सिचुएशन में आरएसएस ब्लॉक नहीं होगा, आरएसएस सामने जाएगा। पंतप्रधान, चलिए लास्ट क्वेश्चन, अगर आप इसका उसके साथ रहेगा। मैं समझ गया। लास्ट क्वेश्चन, हालांकि मैं एक तरह से रिपीट ही कर रहा हूं, अगर आपका मन करे, दिल करे तो आप जवाब दीजिए, और नहीं है तो सर मैं कुछ कह नहीं सकता हूं। मेरा सवाल ये है कि क्या नरेंद्र मोदी का विकल्प बीजेपी में है? संक्षेप में। संघ परिवार में एट ए टाइम 5 जनरेशन काम करती है, तो यहाँ हर व्यक्ति का एक नहीं 5 जनरेशन के विकल्प इन मेकिंग है, और संघ व्यक्ति निरपेक्ष काम करता है, और मोदी जी संघ के प्रचारक है। तो मोदी जी के वारसदार मोदी जी तैयार कर रहे, संघ तैयार कर रहा है, और संघ में आज का शिशु भविष्य के लिए खड़ा हो रहा है। तो मोदी जी का नहीं, हर कार्यकर्ता का, नेता का विकल्प संघ में रोज तैयार किया जाता है। दिलीप साहब आप आए और आपने बड़ा हिम्मत, मैं कहूँगा, मैं आपकी दाद देता हूँ कि जहाँ मैंने बहुत से लोगों से बातचीत करने की कोशिश की लेकिन कैमरे पर कोई आता नहीं है, आरएसएस वाले हों, बीजेपी वाले हों, और कम से कम जहाँ मोदी का नाम आता है या कुछ आता है, आप आए, और मैं वाकई आपका हृदय से धन्यवाद करता हूँ। अब दिलीप देवधर कह रहे हैं कि साहब आरएसएस फ्लेक्सिबल हो सकती है, क्राइसिस सिचुएशन में आरएसएस प्लान बी को इम्प्लीमेंट कर सकती है, यानी आरएसएस भी
आखिरी वक्त तक कोशिश करेगी कि अगर मोदी जा रहे हैं तो कम से कम गडकरी को ही आगे कर दिया जाए, राजनाथ को ही आगे कर दिया, या किसी और चेहरे को आगे कर दिया जाए जिसमें कुछ अलायंस पार्टनर्स की सहमति हो। ये आपने दिलीप देवधर से ये प्लान सुना और मुझे लगता है कि देवधर साहब ने जितनी भी कोशिश उस फ्रेमवर्क में हो सकती थी कैमरे के आगे उन्होंने की। लेकिन सेकंड ओपिनियन, सिर्फ हम देवधर की बात पर ही यकीन नहीं कर सकते, क्योंकि प्रणब मुखर्जी और मोहन भागवत के बीच में क्या बातचीत हुई इसकी रिकॉर्डिंग तो किसी के पास भी नहीं है, और प्रणब दा जिंदा भी नहीं और मोहन भागवत बोलते नहीं। तो नागपुर के एक और जाने माने पत्रकार संपादक विवेक देशपांडे बीजेपी पर, आरएसएस पर बारीक निगाह रखते हैं। इंडियन एक्सप्रेस जैसे अखबार में कई बरसों तक वो पॉलिटिकल एडिटर रहे। विवेक देशपांडे के पास हम चलेंगे और जानेंगे कि क्या प्लान बी की तैयारी है, क्या मोदी का विकल्प ढूंढा जा रहा है। बिग क्वेश्चन ऑफ द डे। क्या गडकरी और आरएसएस के बीच में, हालांकि गडकरी वाजपेयी मॉडल पे चलते हैं, एक मॉडरेट फेस है, और उद्धव ठाकरे उनके साथ आ सकते हैं, शरद पवार को भी कोई मुझे लगता है नितिन गडकरी को सपोर्ट करने में प्रॉब्लम नहीं होगी। क्या नितिन गडकरी को आरएसएस बैक कर सकती है? दैट इज द स्ट्रेट क्वेश्चन टू यू। मतलब मोदी जी आज आरएसएस के लिए बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि मोदी जी जो है संघ का काम जो है उसको आगे बढ़ा रहे हैं। लेकिन अगर वो इस स्थिति में नहीं रहते हैं तो वो किसी और के रथ का घोड़ा बदल सकता है। बिल्कुल बिल्कुल जा सकते हैं, क्योंकि उनके लिए व्यक्ति महत्वपूर्ण नहीं, संगठन महत्वपूर्ण है। संगठन का जो उद्देश्य है उसकी पूर्ति महत्वपूर्ण है। एक और क्वेश्चन, क्योंकि आप बीजेपी के टच में हैं, आप आरएसएस के टच में हैं, 30 साल से आप पत्रकारिता कर रहे हैं नागपुर में ही और बहुत फोकस्ड हैं आप। आपको लगता है कि आज की तारीख में जब आपकी बीजेपी के नेताओं से बात होती है, आरएसएस के नेताओं से बात होती है, ऑफ द रिकॉर्ड बात होती है, क्योंकि मुझे कुछ लोग कह रहे थे और कुछ बड़े नेता बता रहे थे कि जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है मोदी जी की, जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है उसमें चाहे आप अहंकार कह लीजिए या एक तानाशाही का जो एक एलिमेंट है डिक्टेटरशिप का, बहुत खुश नहीं है लोग, चाहे वो कैबिनेट में हो, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स में हो, चाहे वो एमपी हो, चाहे वो पदाधिकारी हो, चाहे वो और बड़े नेता हो, चाहे संघ के पदाधिकारी हो। मोदी जी के प्रति क्या भीतर ही भीतर एक घुटन है? क्या उनके प्रति उनकी जो स्टाइल ऑफ फंक्शनिंग है उसको लेकर आपको कहीं ना कहीं ये रोष दिखता है, घुटन दिखती है, और ऐसा लगता है मौके के इंतजार में है ये लोग? देखिए, दो सिचुएशंस हमने देखी है। पहली सिचुएशन जब वाजपेयी प्रधानमंत्री थे, वाजपेयी अडवाणी की सरकार चल रही थी, उस समय भी संघ नाराज हो गया था, इसलिए कि संघ का एजेंडा उस समय वो नहीं चला रहे थे और अपने आप में वो एक स्वायत्त सरकार की तरह काम कर रहे थे और संघ की बात नहीं मान रहे थे, ऐसा संघ का कहना था। इसलिए भी संघ उनसे नाराज था। अब की बार वो स्थिति नहीं है। संघ का जो भी एजेंडा है उसको रोल आउट किया है मोदी जी ने, लेकिन मोदी जी के साथ प्रॉब्लम यह है कि उनका अहंकार जो है वो इतना बड़ा है कि वो अपने आप को संगठन से और संस्था से भी ऊपर समझने लगे हैं। इस तरह का एक इंप्रेशन आरएसएस में है। और आपने देखा होगा ऑर्गेनाइजर में पिछले महीने में उन्होंने साफ तौर पर एडिटोरियल में आरएसएस ने ये कहा कि भाई सिर्फ मोदी मोदी करने से काम नहीं चलेगा। ये उनके शब्द नहीं थे, उनका शब्द ये था कि सिर्फ मोदी के भरोसे चुनाव जीता नहीं जा सकता। इसका साफ मतलब है कि मोदी जी का जो पर्सनालिटी कल्ट है उसका इफेक्ट वो अभी चुनाव जिताने के लिए पर्याप्त नहीं है। अगर ये ग्राउंड ट्रूथिंग आरएसएस ने किया है तो जाहिर सी बात है कि मोदी जी की यूटिलिटी अभी आरएसएस का काम और बीजेपी का काम आगे बढ़ाने के लिए पर्याप्त नहीं है। इसका स्पष्ट दूसरा मतलब ये भी है कि हमें किसी दूसरे पर्याय पर विचार करना पड़ेगा और उस पर्याय को आगे बढ़ाना होगा। 2005 में सुदर्शन जी ने सीधी कही थी ये बात कि आप नए ब्लड को मौका दीजिए, आप उतर जाइए। आज ये बात उन्होंने बातों बातों में कह दी है आरएसएस। एक और क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, आपको लगता है जिस तरह से आप इतने बरस आप बीजेपी और आरएसएस को समझ रहे हैं, उसकी रिपोर्टिंग कर रहे हैं, क्या मोदी और अमित शाह को भी लगता है कि अगर 300 सीटें नहीं आई या 260 270 सीटें नहीं आई तो फिर कुर्सी जा सकती है? क्या उनको लग रहा है? क्योंकि विरोध तो उनको, अगर उनके प्रति विरोध के स्वर हैं तो उनको भी एहसास तो मोदी जी को होगा। मोदी जी के पास तो पेगासस जैसा इंस्ट्रूमेंट है, जासूसी में इनका कोई आप कह सकते हैं जोड़ नहीं है मोदी और शाह का, उनको भी फीडबैक होगा। क्या मोदी को भी लगता है कि इतना आसान 2024 की डगर नहीं है?
बिल्कुल ये लगता है उनको, इसीलिए उनका जो पसमंदा मुस्लिम वाला आप देखिए आउटरीच का प्रोग्राम है वो उसी के चलते है। वो चाहते हैं कि कहीं ना कहीं से उस जाते हुए वोटों की आपूर्ति हो जाए जो उनसे खिसक रहे हैं, और उसका ग्राउंड ट्रूथिंग उन्होंने भी किया होगा, तभी जाकर वो इस तरह की पसमंदा मुस्लिम की बात वो कर रहे हैं। और वो एक बहुत बड़ा तबका है पसमंदा मुस्लिम, 85% जो मुसलमान है वो पसमंदा मुसलमान है। तो उनको अपना लाभार्थी बनाने का जो प्लान है उनका, वो इसी वजह से है कि वो उनसे जो खिसक रहे वोट्स है या फिर अपोजिशन के पलड़े में जाने वाले जो वोट्स है। आपकी गट फीलिंग क्या है विवेक भाई, आपकी गट फीलिंग है, अंदर से आपको क्या लगता है? आप भीतर तक घुसे हुए हैं बीजेपी आरएसएस में, आपको क्या लगता है? नहीं, मेरा सवाल, आपको लगता है ऐसा कि वाकई मोदी अब 300 सीट लाने वाले नहीं है? मोदी मैजिक खत्म हो गया है क्या? मोदी जो 2019 में सीट लाए थे वो उनका पीक था और अब मोदी जी ढलान की तरफ है, आपको ऐसा लग रहा है? डिक्लाइन पर है, उतनी सीटें उनको नहीं मिलेगी। और मैं ये और एक बात कह दूं कि जो पार्टियां आज उनके खिलाफ नहीं जा रही है, जैसे बीजू जनता दल, वाईएसआर रेड्डी की पार्टी, टीडीपी, जो पार्टियां उनके साथ में मतलब जाती हुई दिखाई दे रही है, उनके अगेंस्ट नहीं जा रही है। केसीआर का भी नाम भूल गया, केसीआर वो भी उस समय मौका ताड़ेगी, क्योंकि उनको पता है कि बीजेपी आज उनके साथ भले ही दिखाई दे, कल उनको भी निकल सकती है। तो उस मौके के तलाश में वो भी है जब वो बीजेपी से पल्ला झाड़ सके। तो इसलिए अगर 250 सीटें भी बीजेपी की उस समय मोदी जी के नेतृत्व में आती है तो कोई भरोसा नहीं है कि ये लोग उनके साथ जाएंगे। वो उस मौके की तलाश में ही है, वो मौका उनको मिलता है तो वो अपोजिशन यूनिटी के साथ उस समय चले जाएंगे, ऐसा मेरा एक अंदेशा है। अब आरएसएस चिंतक दिलीप देवधर को भी आपने सुना, विवेक देशपांडे को भी आपने सुना, एक संपादक को सुना, एक आरएसएस के आदमी को आपने सुना, और मुझे लगता है कि ये जो बात इन दोनों से आपने सुनी, ये बात मोदी और शाह भी समझ रहे हैं कि हर बार हिमालय चढ़ना 2019 वाला आसान नहीं होता, और हो सकता है कि अब ऊंट पहाड़ के नीचे आ रहा हो। इसलिए 300 का टारगेट पर फिर से वापस आना, तीसरी बार शपथ लेना, हैट्रिक हिंदुस्तान में, दुनिया के सबसे बड़े जनतंत्र में, इतनी आसान नहीं है आज के दौर में। और इसीलिए मोदी और शाह कोशिश कर रहे हैं कि वो अपने कार्यकर्ताओं के आगे वो बूथ को मजबूत करें, वो नई स्ट्रैटेजीज लेके आए। उन्होंने 150 सीट वो ईयर मार्क की है जिन 150 सीट पर पिछली बार बीजेपी रनर्स अप थी। ऐसे और कई नए एरियाज, नए एवेन्यूज बीजेपी तलाश कर रही है, और मोदी के चाणक्य दिन रात काम कर रहे हैं। उनका टारगेट है 300, 350, और शायद अगर 100 भी घटे अपने टारगेट से तो मोदी जी 260, 265, 255 पे टिक सकते हैं, तब 15 सीटें उनके पास आ सकती। लेकिन मैंने पहले भी आपसे कहा था कि इस दौर में जहां एंटी इनकम्बेंसी इतनी ज़्यादा हो, महंगाई बढ़ रही हो, बेरोजगारी बढ़ रही हो, मोदी का ब्रांड नीचे जा रहा हो, और सबसे बड़ी बात मोदी एक्सपोज हो रहे हो, इसलिए तीसरी बार शपथ लेना आसान नहीं होगा। बहरहाल मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ, क्योंकि आरएसएस भी अब वही सोच रही है जो बहुत से लोग भाजपा के भीतर सोच रहे हैं, और भाजपा के भीतर जो लोग सोच रहे हैं ऐसा ही कुछ हम और आप भी सोच रहे हैं कि शायद मोदी इस बार शपथ ना ले पाए। बहरहाल कैसा लगा आपको प्रोग्राम? मुझे लगता है कि आप अपने कमेंट ज़रूर भेजिएगा, और मेरी एक गुजारिश रहती है कि इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। मैं एक कहना अक्सर भूल जाता हूँ, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों से कहें कि उसको सब्सक्राइब करें, इसको लाइक करिए, और जो बेल आइकॉन है उसको क्लिक करिए, नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।